दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूं उसका नाम है मंडाला मर्डर्स। और ये एक ऐसी कहानी है जिसमें आप देखेंगे कि एक गांव में एक के बाद एक कई सारे मर्डर हो जाते हैं और हर मौत के पीछे एक अजीब सा सिंबल मिलता है और उस सिंबल से जुड़े हैं कई सारे घिनौने राज। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1952 से और जगह है चरणदासपुर। तभी हम यहाँ पर कुछ अयष्टी समुदाय की कुछ औरतों को देखते हैं। ये है रुक्मिणी और ये इन सभी औरतों की मुखिया है। ये समुदाय पिछले 14 सालों से अयष्ट यंत्र और एक नीले मणि की हेल्प से एक यष्ट नाम के इंसान को बना रहे हैं। इनके हिसाब से इस समुदाय पर समाज ने बहुत सारे अन्याय किए हैं और उन सभी अन्यायों का बदला लेगा ये यष्ट नामक इंसान। इस यष्ट को बनाने के लिए इन्होंने पिछले कई सालों में कई लोगों की बलि भी दे दी। आज इनके लिए बहुत ही खास दिन है क्योंकि 14 सालों की प्रतीक्षा और मेहनत के बाद आज ही के दिन यष्ट जिंदा होगा। दरअसल यष्ट अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट से बना है और इसको पावर्स इंसानी खून से मिलती है। तभी रुक्मिणी नीले मणि को यष्ट की छाती के अंदर रख देती है। फिर वो यष्ट यंत्र का उच्चारण करती है जिसके कारण बलि दिए हुए इंसान का खून यष्ट के अंदर जाने लगता है और फिर वो धीरे धीरे जिंदा हो जाता है। अगले सीन में हम चरणदासपुर गांव के लोगों को देखते हैं। ये है मोहम्मद खान। ये सभी गांव वालों को उन औरतों की सच्चाई बता रहे थे कि कैसे उन जादू टोना वाली औरतों की वजह से कई लोगों की मौतें हो गई। इनका मानना है कि उन्हीं औरतों ने कई सारे लोगों की बलि दे दी और अब ये उन सब को रोकना चाहते थे। इनका प्लान एकदम साफ था कि उन सभी औरतों को मार डालना, तभी ये जो आए दिन मौतें होती हैं रुक पाएंगी। फिर सभी गांव वाले खान साहब के साथ उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं जहां तंत्र विद्या वाली प्रक्रियाएं चल रही थी। अब रुक्मिणी को भी पता चल गया था कि गांव वाले उन्हें रोकने के लिए आ रहे हैं। फिर वो अपनी सभी आयस्तियों को समझाने लगती है कि सदियों से हम इस दिन का इंतजार कर रहे थे और आज यष्ट जिंदा होने वाला है, लेकिन हमारे इस काम को बिगाड़ने के लिए गांव वाले आ रहे हैं। अब हमें पूरी शिद्दत और ताकत के साथ इन सब का सामना करना होगा। इतने में वो गांव वाले गुफा के दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी औरतें उनको रोकने लगती है। लेकिन गिनती में वो गांव वाले उन औरतों से ज्यादा थे, इसलिए उनकी ताकत भी ज्यादा थी। दूसरी तरफ यष्ट धीरे धीरे जिंदा हो रहा था, लेकिन तभी रुक्मिणी देखती है कि उनमें से ही किसी ने यष्ट को आग लगा दी और ये सब देखकर रुक्मिणी चिल्लाने लगती है क्योंकि ये प्रक्रिया कई सालों में सिर्फ एक ही बार कर सकते थे। अब उसको फिर से कई सालों का इंतजार करना होगा। अब रुक्मिणी में एक और खास बात थी कि वो सारी तंत्र विद्या केवल रुक्मिणी ही जानती थी, इसलिए वो सभी औरतें इसको बचाना चाहती थी। फिर रुक्मिणी मोक्ष के साथ नीला मणि और अयस्त यंत्र को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। फिर जैसे ही वो गांव वाले गुफा के अंदर घुसते हैं तो वो औरतें वहां पर ब्लास्ट करके उन सभी को मार देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, यानी कि साल 2025 में। तभी हम एक रेलवे स्टेशन पर विक्रम सिंह नाम के इंसान को देखते हैं जो पेशे से दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है। दरअसल इससे कुछ गलतियां हो गई थी जिसके कारण पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। तभी स्टेशन पर वो एक कपल को देखता है और उनको देखकर उसको अपनी गर्लफ्रेंड कविता की याद आने लगती है। दरअसल विक्रम अपने पिता विश्वनाथ के साथ अपने गांव चरणदासपुर जा रहा था। उनके आगे वाली सीट पर एक अभिषेक नाम का एक प्रेस रिपोर्टर भी बैठा हुआ था, वो भी चरणदासपुर ही जा रहा था। तभी विक्रम नोटिस करता है कि अभिषेक का एक अंगूठा कटा हुआ है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। फिर नेक्स्ट डे विक्रम और उसके पिता चरणदासपुर में अपने पुश्तैनी घर में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर विश्वनाथ अपनी पत्नी वसुंधरा और अपने भाई पवन को याद करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। दरअसल बचपन में विक्रम पवन को अपने स्कूटर पर घुमाने ले गया। अब पवन स्कूटर पर बैठने से डर रहा था, लेकिन विक्रम जबरदस्ती उसको अपने पीछे बिठा लेता है और अपने साथ घुमाने ले जाता है। अब था तो विक्रम भी एक बच्चा ही, गलती से उसका स्कूटर एक ट्रक के सामने आ जाता है और फिर उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में पवन को बहुत ही गंभीर चोटें आती है। फिर एक रात विक्रम की मां पवन को लेकर वरुणा जंगल में चली गई और वहां से वो दोनों ही गायब हो गए। विक्रम के पापा ने उनको बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को जंगल में पवन की लाश और वसुंधरा का पर्स मिला। अब विक्रम को यही लग रहा था कि उसके भाई की मौत उसी की वजह से हुई है, इसलिए विक्रम ने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया। लेकिन विक्रम की मां वसुंधरा आज तक लापता है। उस दिन केवल उनका पर्स ही मिला था।
अब हो सकता है शायद वो अब तक जिंदा हो। अब इनके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम अभिषेक को देखते हैं जो शाम की गंगा आरती की फोटोज खींच रहा था। तभी उसके पास किसी वेंकट नाम के आदमी का फोन आता है। फिर उनकी बातों से ये पता चलता है कि अभिषेक यहाँ पर किसी खास मकसद से आया है। वेंकट अभिषेक को बताने लगता है कि तुम्हें सुजय और विजय की चुपके से तस्वीरें खींचनी है। दरअसल सुजय और विजय ये दोनों भाई थे और आज शाम ये दोनों चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी से मिलने वाले थे। दरअसल ये दोनों उसको पैसे खिलाकर पार्टी की टिकट चाहते थे और इनकी रिश्वत देते समय की तस्वीर ही अभिषेक को खींचनी थी। फिर जैसे ही अभिषेक वेंकट की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो ऐन मौके पर वो रिश्वत देते हुए तस्वीर खींच लेता है। लेकिन इतने में सुजय और विजय के गुंडे अभिषेक को देख लेते हैं और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाता है। अब अभिषेक से ये काम किसने और क्यों करवाया ये हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दूसरी तरफ विक्रम अपने बचपन के दोस्त प्रमोद के साथ गंगा घाट पर जाता है। दरअसल प्रमोद भी इस गांव का पुलिस ऑफिसर है। फिर प्रमोद और विक्रम आपस में विक्रम की गर्लफ्रेंड कविता के बारे में बातें करते हैं जो कि फिलहाल कोमा में है और इसी कारण से विक्रम हमेशा ही परेशान रहता है। उस समय विक्रम के पिता विश्वनाथ गंगा में ही स्नान कर रहे थे। तभी पानी में उनको एक लाश दिखती है और इस लाश का सिर्फ सिर और हाथ पैर ही थे, बाकी की पूरी बॉडी गायब थी। दरअसल ये लाश अभिषेक की थी। फिर वो उस लाश को देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर विक्रम जैसे ही उस लाश को देखता है तो समझ जाता है कि ये अभिषेक की लाश है जो उसको ट्रेन में मिला था। उस समय अभिषेक के माथे पर एक साइन बना हुआ था। फिर वो समझ जाता है कि इसका खून जिसने भी किया है वो कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि इसके पीछे उसका जरूर कोई मकसद है। अब विक्रम को ये साइन कहीं देखा देखा लग रहा था। फिर उसको याद आता है कि बचपन में जो पुलिस वालों को उसकी माँ का पर्स मिला था उसमें भी उसे कुछ ऐसा ही साइन दिखा था। फिर वो जल्दी से घर जाकर चेक करता है और उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकलता है। उस पर्स में भी वैसा ही साइन बना हुआ था जो अभिषेक की लाश पर था। फिर रात को विक्रम प्रमोद से मिलकर उसको कहता है कि शायद मेरी माँ जिंदा है। मुझे अच्छे से याद है कि उस रात मेरी माँ उर्मिला चाची और पवन को साथ लेकर वरुणा जंगल में गई थी। फिर कुछ दिनों बाद पुलिस वालों को पवन की लाश मिली और उसके साथ में मेरी माँ तो नहीं थी लेकिन मेरी माँ का पर्स था और पर्स के अंदर भी बिल्कुल वैसा ही निशान है जो अभिषेक की लाश पर था। अगले सीन में हम अनन्या भारद्वाज नाम की एक पॉलिटिशियन को देखते हैं और इस समय वेंकट भी इन्हीं के साथ था जिसने अभिषेक के पास फोन किया था। यानी कि वेंकट अनन्या मैडम के लिए ही काम करता है और इन्हीं के कहने पर अभिषेक ने सुजय और विजय की फोटो खींची थी। फिर अनन्या वेंकट से पूछती है कि क्या अभिषेक को सुजय और विजय ने ही मारा है। वेंकट कहता है हो सकता है कि उन्होंने ही मारा हो, पुलिस अभी भी खूनी को ढूंढ रही है। दोस्तों अनन्या एक शादीशुदा औरत है और इसके पति पैरालाइज्ड हैं और उन्हें पैरालाइज करने के पीछे अनन्या का ही हाथ है क्योंकि अनन्या पावर के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पहले अपने पति को रास्ते से हटाया और अब ये उन फोटोज की हेल्प से सुजय और विजय को भी रास्ते से हटाने वाली है। फिर वो सुजय और विजय की घूस देने वाली फोटो मीडिया में दे देती है और ये देखकर जनता उन दोनों के खिलाफ हो जाती है। फिर वो अभिषेक की मौत को भी सुजय और विजय के साथ ही जोड़ देती है ताकि उसका काम और पक्का हो जाए। अब इस बात से सुजय और विजय दोनों ही परेशान थे क्योंकि उनके ऊपर दो दो इल्जाम लग गए थे, एक तो घूस देने का और दूसरा अभिषेक के कत्ल का। तभी अनन्या अभिषेक की वाइफ शिवाना से मिलने जाती है ताकि उसके सामने उसके पति की मौत का दुख प्रकट कर सके। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अनन्या कितनी चालाक है और इसको राजनीति के सारे दाव पेच अच्छे से आते हैं। तभी सुजय और विजय के सपोर्टर्स उस घर के बाहर आ जाते हैं और अनन्या के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अनन्या ने उन दोनों को फंसाया है। इतने में विक्रम भी अभिषेक की वाइफ से मिलने के लिए आ जाता है लेकिन बाहर खड़ी भीड़ को देखकर रुक जाता है। फिर जब वो आस पड़ोस वालों से अभिषेक के बारे में पूछता है तो एक औरत उसे बताती है कि अभिषेक का असली नाम बबलू है। फिर विक्रम को याद आता है कि उर्मिला चाची जो उसकी माँ के साथ गायब हो गई थी उसके बेटे का नाम भी बबलू ही था जो बचपन में विक्रम का दोस्त हुआ करता था। दरअसल उर्मिला चाची के गायब होने के बाद उनका बेटा बबलू और उनके पति दोनों ही गायब हो गए थे। तभी अनन्या पीछे की खिड़की से विक्रम को आवाज देती है क्योंकि विक्रम अनन्या की बहन कविता का बॉयफ्रेंड था। दोनों ही कविता की हालत को लेकर काफी परेशान थे। फिर भीड़ के हटने के बाद अनन्या वहां से चली जाती है। फिर अनन्या बिना सबूतों के सुजय और विजय को अभिषेक के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने का प्लान बनाती है
और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को उनकी पूछताछ करने के लिए कहती है और दूसरी तरफ खुद ही सुजाय और विजय के भाई बंटी के पास एक झूठी खबर पहुंचा देती है कि पुलिस पूछताछ के बहाने उनका एनकाउंटर करने के लिए आ रही है। अब अनन्या के हिसाब से बंटी बैल बुद्धि है, वो अपने भाइयों को बचाने के लिए जरूर जाएगा और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। बंटी पुलिस वालों को रोकने के लिए पहुंच जाता है। फिर आपसी मुठभेड़ में बंटी एक कांस्टेबल को मार गिराता है और सुजाय और विजय को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट डे अनन्या सीएम से मिलने के लिए जाती है। फिर सीएम उसको बताते हैं कि पार्टी हाई कमांड सुजाय और विजय को लेकर आपसे नाराज है क्योंकि पार्टी उनको टिकट देने वाली थी, लेकिन अनन्या तो सीएम को ही धमकाने लगती है और कहती है कि आपके सेक्रेटरी ने उनसे घूस ली और हो सकता है कि इसके पीछे आपका ही हाथ हो। दरअसल वो सुजाय और विजय को अभिषेक के कत्ल के इल्जाम में फंसाकर उनका पत्ता काटना चाहती थी ताकि पार्टी उनकी जगह अनन्या को टिकट दे दे। फिर वो सीएम से सीआईबी इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है, यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, और मजबूरन सीएम को अनन्या की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में हम सीआईबी हेडक्वार्टर को देखते हैं और ये है रिया थॉमस, जो कि एक बहुत ही काबिल ऑफिसर है। इस समय रिया अभिषेक के केस को ही स्टडी कर रही थी। दरअसल ये पिछले 2 सालों से डेस्क जॉब ही कर रही है, लेकिन अब ये फील्ड जॉब करना चाहती है। फिर वो अपने सीनियर को बताती है कि मैंने अभिषेक के केस को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है, इसलिए मैं इस केस को अपने अंडर लेना चाहती हूँ। लेकिन सीनियर तो इसकी हालत को देखकर थोड़ा वरीड थे, क्योंकि रिया को हमेशा ही एक छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखती है और उस बच्ची का रिया से क्या नाता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर रिया अपने सीनियर को किसी न किसी तरह से मना लेती है और ये केस अपने अंडर कर लेती है। दूसरी तरफ विक्रम अपने पापा से उर्मिला चाची की फैमिली के बारे में पूछता है और बताता है कि अभिषेक ही उर्मिला चाची का बेटा बबलू है, जो कई साल पहले माँ और उर्मिला चाची के साथ गायब हो गया था। मुझे लगता है कि अभिषेक की मौत का माँ और उर्मिला चाची के गायब होने से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। फिर अगली सुबह विक्रम प्रमोद को साथ लेकर उर्मिला चाची के घर जाता है, जो कि काफी सालों से वीरान पड़ा था। तभी ऊपर के रूम में उन्हें खून और अभिषेक का बैग मिलता है और उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि अभिषेक को जरूर यहीं पर मारा गया होगा। अब कहानी पास्ट में जाती है। ये वो समय है जब उर्मिला चाची विक्रम की माँ वसुधा और पवन जंगल में गए थे। फिर वो सभी एक गुफा की तरफ जाने लगे। फिर वसुधा उर्मिला चाची को दरवाजे पर छोड़कर अपने बेटे पवन को अंदर ले गई। उस समय वहाँ एक आदमी जादुई यंत्र लेकर खड़ा था। फिर वसुधा ने वही साइन वाला सिक्का और अपना एक अंगूठा यंत्र के अंदर डाला। फिर वो आदमी कहने लगा, मांगो क्या वरदान चाहिए। फिर वसुधा ने वरदान मांगा कि मैं अपने बच्चे पवन की सलामती चाहती हूँ, और इतना कहते ही उसका अंगूठा कट गया। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि उसने अपने बेटे पवन के लिए अपने अंगूठे की आहुति दे दी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत 7 साल पहले के समय से होती है। दरअसल सुजाय और विजय प्रताप नाम के एक बाहुबली नेता से बचने के लिए बॉर्डर के पास एक खंडर जैसे घर में छुपे हुए थे। फिर कुछ देर बाद प्रताप के गुंडे विजय को एक ढाबे पर खाना खाता हुआ देख लेते हैं। फिर जैसे ही विजय वहां से निकलता है तो प्रताप के गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। उस समय सुजाय और विजय की मां लीला यादव अपने दोनों बेटों के लिए बहुत ही परेशान थी, इसलिए वो अपने बच्चों की जान की सलामती के लिए एक रहस्यमयी औरत के पास जाती है। फिर वो औरत लीला को वही साइन वाला सिक्का देती है। वो सिक्का लेकर लीला देवी जंगल में उस यंत्र के पास चली जाती है और उसके अंदर वो सिक्का डालकर अपने अंगूठे की आहुति देकर अपने बच्चों की सलामती और बाहुबली नेता प्रताप की मौत का वरदान मांगती है। दूसरी तरफ प्रताप के गुंडे सुजाय और विजय के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। फिर वो जैसे ही उन पर बंदूक तानते हैं, तभी अचानक से कहीं से बहुत सारी मधुमक्खियां आकर उन गुंडों पर हमला कर देती हैं और इसी बात का फायदा उठाकर सुजाय और विजय उन सभी गुंडों को ठोक देते हैं। उस समय प्रताप जब खाना खा रहा था तो गले में खाना फंसने के कारण उसका दम घुट जाता है और धीरे धीरे वो भी मौत की आगोश में सो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यंत्र से मिला हुआ वरदान कितना शक्तिशाली है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि आज चरणदासपुर में सीआईबी ऑफिसर्स आने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत के लिए प्रमोद और कुलदीप हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही रिया अपने 2 ऑफिसर्स को साथ लेकर वहां पर पहुंचती है तो प्रमोद ऑफिसर मलिक को इन्वेस्टिंग ऑफिसर समझकर उनका स्वागत करने लगता है और रिया को देखकर उसको ऐसा लगता है कि ये कोई प्रेस वाली है,
इसलिए वो रिया को वहाँ से भगाने लगता है। तभी मलिक प्रमोद को बताता है कि मैं नहीं बल्कि रिया मैडम इन्वेस्टिंग ऑफिसर है। अब इस बात पर प्रमोद का पोपट हो गया था। फिर प्रमोद और कुलदीप उन सबको रहने के लिए एक स्कूल में ले जाते हैं, क्योंकि इस समय स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसीलिए उन सब की रहने की व्यवस्था स्कूल में ही की गई थी। फिर रिया जब वहां पर पहुंचती है तो वो प्रमोद को कहकर चार्जशीट मंगवाती है। दूसरी तरफ विक्रम भी बीमा कंपनी का एजेंट बनकर अभिषेक के घर पर उसकी वाइफ शिवना से मिलने के लिए जाता है, ताकि वो इंश्योरेंस के बहाने अभिषेक की मां के बारे में जान सके। फिर वो शिवना को बताता है कि अभिषेक ने इंश्योरेंस का नॉमिनी अपनी मां को बनाया है, लेकिन शिवना बताती है कि उसकी मां तो पागल है। फिर अभिषेक उनको कैसे नॉमिनी बना सकता है, और वो तो यहाँ भी नहीं रहती बल्कि अभिषेक के भाई के घर पर रहती है। फिर विक्रम शिवना को दिलासा देता है कि मैं उनसे एनओसी लेकर बीमा के सारे पैसे आपको दिलवा दूंगा, बस आप मुझे उनका एड्रेस दे दो। फिर शिवना के दिए हुए एड्रेस को लेकर विक्रम बेगापुर चला जाता है। तभी हम लीला देवी को देखते हैं, जो फिर से उसी रहस्यमयी औरत के पास जाती है और उनसे एक और साइन वाला सिक्का मांगती है। फिर वो औरत कहती है कि तुम्हें वरदान का मोल चुकाना होगा। फिर लीला देवी हाँ कहकर वो सिक्का उनसे ले लेती है। तभी एक मैथिली नाम की औरत उस रहस्यमयी औरत को कहती है कि आपको वो सिक्का इसे नहीं देना चाहिए था, ये गलत है। फिर वो औरत मैथिली को कहती है कि मेरे देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लीला देवी वो सिक्का लेकर सुजाय और विजय के पास जाती है, लेकिन विजय को तो अपनी माँ के इस जादू टोने वाली बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उनको लग रहा था कि 7 साल पहले उन्होंने खुद प्रताप के गुंडों को मारा था। लेकिन सुजाय उसको रोकता हुआ कहता है कि मुझे मेरी माँ की बातों पर पूरा यकीन है। तभी हम प्रमोद को देखते हैं, जो थाने में मस्त झपकी ले रहा था। तभी वहाँ पर रिया मैडम भी आ जाती है और उससे अभिषेक की खींची हुई तस्वीरें मांगने लगती है, लेकिन प्रमोद बताता है कि वो फोटोज तो अपने आप ही डिलीट हो गई। फिर रिया उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि अभिषेक का लैपटॉप आपके पास होते हुए भी अपने आप फोटो कैसे डिलीट हो गई, लेकिन प्रमोद के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। फिर रिया अनन्या से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन अनन्या उस समय मीटिंग के लिए ऑफिस में जा रही थी, इसलिए रिया उसी की कार में जाकर बैठ जाती है। फिर वो अनन्या से सुजाय, विजय और अभिषेक के बारे में सवाल करने लगती है और कहती है कि अभिषेक के मर्डर से पहले उसे एक अनजान नंबर से फोन आया था। हमने जब उस नंबर को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन आपके घर की बता रही थी और आपके राइट हैंड वेंकट को भी 3 महीने पहले अभिषेक के साथ देखा गया था। फिर अनन्या उसे बताती है कि हमने अभिषेक को हमारे कैंपेन की फोटो खींचने के लिए बुलाया था। अब क्या किसी को हायर करना कोई जुर्म है? इतने में अनन्या का ड्राइवर रास्ता बदल लेता है। फिर जब अनन्या उससे सवाल करती है तो वो ड्राइवर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मैडम मुझे माफ कर दो, मुझे विजय यादव ने धमकी दी है और मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी तो वो मेरी बेटी को अगवा कर लेंगे। फिर वो उस कार को एक पुल के ऊपर ले जाता है जहां विजय पहले से ही मौजूद था। फिर वो अनन्या को घसीटकर बाहर निकालने लगता है। तभी उसके कुछ गुंडे रिया की तरफ भी बढ़ने लगते हैं, लेकिन रिया उनकी अच्छे से धुलाई करती है। तभी अनन्या के हाथ एक चाकू लग जाता है और फिर वो उस चाकू से विजय के हाथ पर वार करती है और मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी विजय के गुंडे उसको घेर लेते हैं। फिर अनन्या उनको मारते हुए कार की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इतने में विजय आकर उसको पकड़ लेता है। फिर अनन्या विजय से बचने की बहुत कोशिश करती है और फिर वो उसके हाथ पर काट लेती है। अब दर्द की वजह से विजय को उसे छोड़ना ही पड़ता है। फिर वो भागकर कार के पास जाती है और रिया को आवाज देने लगती है। तभी अचानक से रिया को कुछ होने लगता है और उसको एक छोटी सी बच्ची की आत्मा दिखने लगती है, जो हमेशा ही उसे दिखा करती थी। तभी मौके का फायदा उठाकर विजय का एक गुंडा रिया के सिर में एक जोरदार वार करता है और रिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी हम विक्रम को देखते हैं, जो अभिषेक की मां उर्मिला चाची को ढूंढते हुए बेगापुर उसके घर आ गया था। फिर उर्मिला चाची की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है और उनको बताता है कि मैं वसुधा का बेटा हूँ विक्रम। लेकिन उर्मिला चाची तो वसुधा का नाम सुनते ही बड़बड़ाने लगती है और कहती है कि मैंने बोला था उसे वहां मत जाओ, लेकिन वो मेरी बात मानी ही नहीं और चली गई वरदान लेने के लिए। फिर शैतान ने उसकी उंगली काट दी। बेटा, वरुणा के जंगल में एक शैतान है, शैतान ने मुझे भी दूर फेंक दिया था, अब वो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। दूसरी तरफ ब्रिज पर रिया अभी भी बेहोश थी, लेकिन तभी वहां पर सुजाय आ जाता है और वो विजय को डांटने लगता है कि तुम्हें इस ऑफिसर को बेहोश करने की क्या जरूरत थी? जिसको पकड़ना था वो तो तुम्हारे हाथों से भाग गई और ये नई मुसीबत हमारे गले पड़ गई। अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हमें माँ का चमत्कार आजमाना ही पड़ेगा।
फिर वो रिया को कार की डिग्गी में डाल देते हैं और रात होते ही वो साइन वाला सिक्का लेकर वरुणा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उस समय विक्रम भी वरुणा जंगल की तरफ ही जा रहा था ताकि वहाँ उसे कोई सबूत मिल जाए। दूसरी तरफ सुजाय और विजय अपने साथ एक भाड़े का लेकर आए थे जिसका नाम बिरजू था। फिर सुजाय उसको पैसे देकर समझाने लगता है कि तुझे बस तेरा अंगूठा देना है। उस समय बिरजू काफी डरा हुआ था। फिर वो दोनों अपने ड्राइवर कलुआ को कार में छोड़कर बिरजू को लेकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। फिर विजय बिरजू को समझाता है कि वो आदमी जैसा जैसा बोले तुम्हें वैसा वैसा ही करना है और जब वो वरदान मांगने को बोले तो तुम्हें ये कहना है कि विजय और सुजाय के दुश्मन मर जाएं। लेकिन बिरजू तो उस समय बहुत ही डरा हुआ था, इसलिए वो ये काम करने के लिए मना कर देता है। फिर जब विजय उसको जबरदस्ती अंदर भेजता है तो वो घबराते हुए यंत्र के पास जाता है और उसके अंदर सिक्का और अंगूठा डालकर वरदान मांगने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए सुजाय और विजय के पास जाता है, लेकिन इतने में उनको कलुआ के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो तुरंत कार के पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पेड़ के पास कलुआ की लाश मिलती है। अब ये सब देखकर वो तीनों ही घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर धुआं होने लगता है और उस धुएं की वजह से सुजाय और विजय के हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। अब तो वो अपनी जगह पर से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी उनके सामने एक शैतान तलवार लेकर आ जाता है और उस तलवार पर वही साइन बना हुआ था जो उस सिक्के पर था। फिर वो शैतान पहले तो सुजाय और विजय का एक एक हाथ काटता है और फिर वो एक ही झटके में दोनों का सिर भी काट देता है। अब ये सब देखकर बिरजू की फटकर 4 हो जाती है। फिर बिरजू कार की तरफ भागता है, लेकिन शैतान उसके पास भी आ जाता है और उसका कटा हुआ अंगूठा देखकर वो उसको मारे बिना ही वहां से चला जाता है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर विक्रम भी वहां पर पहुंच जाता है। उस समय रिया कार की डिग्गी को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज सुनकर विक्रम कार की डिग्गी खोल देता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर रिया बताती है कि मैं एक CIB ऑफिसर हूँ। फिर वो दोनों बिरजू से सवाल करते हैं, लेकिन वो तो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। तभी उनकी नजर सुजाय और विजय की लाशों पर जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम केवल्य शास्त्री और उसकी पत्नी कालिंदी को देखते हैं। रात का समय था और दोनों सो रहे थे और जैसा कि पंडितों में रिवाज है, दोनों ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और दोनों ही नहा धोकर पूजा पाठ करने लगते हैं। फिर जैसे ही कालिंदी भगवान का भोग तैयार करके शास्त्री जी को देने लगती है तो गलती से उसके हाथ से थाली छूट जाती है। फिर शास्त्री गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठाने लगते हैं। दोस्तों, एक तरफ तो भगवान की पूजा और दूसरी तरफ भगवान के सामने ही अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, शायद भगवान भी ये सब देखकर हैरान होते होंगे। खैर, तभी शास्त्री जी को किसी का साया दिखाई देता है और फिर वो घबराकर मृत्यु मृत्यु कहकर चिल्लाने लगते हैं कि किसी की मृत्यु होने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले विजय और सुजाय की बॉडी को लैब ले जाते हैं। उस समय CIB और पुलिस वाले सभी मिलकर क्राइम सीन पर सबूत ढूंढने में लगे थे। तभी विक्रम उस गुफा के अंदर जाने लगता है जहां पर वो वरदान वाला यंत्र था, लेकिन आज वहां पर कुछ भी मौजूद नहीं था। फिर विक्रम गुफा के और अंदर जाने लगता है, लेकिन वहां जाने पर उसकी टॉर्च अपने आप ही बंद हो जाती है। इसलिए विक्रम माचिस जलाकर चारों तरफ देखने लगता है। फिर उसे वहां पर कुछ मानव रूपी आकृतियां दिखाई देती है। अब ये सब क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम अनन्या को देखते हैं जो भाषणबाजी कर रही थी। गांव के ज्यादातर लोग उसके सपोर्ट में ही थे। फिर वो कहती है कि सुजाय और विजय हमारे गांव के लिए एक कलंक थे, लेकिन कल रात किसी ने वो कलंक मिटा दिया। फिर वो अपने बारे में कहने लगती है कि मैं आपकी सेवक हूँ और एक असली चरणदासी हूँ। देवी माँ ने मुझे आपकी ही सेवा के लिए रखा है, इसलिए आप कृपया मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। दूसरी तरफ रिया बिरजू से पूछताछ करने लगती है। बिरजू कहता है कि मैडम, मैं बहुत डर गया था, मुझे ज्यादा बातें तो याद नहीं, बस इतना ही याद है कि वो कातिल कोई भूत जैसा था। मैंने वरदान मांगने के बाद अपने अंगूठे की आहुति दी थी, शायद इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। फिर रिया विक्रम से भी सवाल जवाब करने लगती है और पूछती है कि पहले अभिषेक और बाद में सुजाय और विजय, इन तीनों की मौत के वक्त आप क्राइम सीन पर मौजूद थे, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर विक्रम उसे बताता है कि उस समय मैं अपनी माँ की तलाश में था। अभिषेक की लाश के पास जो साइन था, वैसे ही साइन वाला एक सिक्का मेरी माँ के पर्स में भी था और 22 साल पहले इसी जंगल में मेरी माँ भी लापता हो गई थी। और हो ना हो अभिषेक और इन दोनों यादव भाइयों का मर्डर मेरी माँ के लापता होने से जुड़ा हुआ है। तभी रिया को याद आता है कि बिरजू ने भी किसी साइन वाले सिक्के की बात की थी। फिर विक्रम बताता है कि मैं भी दिल्ली पुलिस में ऑफिसर हूँ, इसलिए प्लीज आप मुझे भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लो, मैं आपके बहुत काम आ सकता हूँ। फिर विक्रम अपनी माँ का वो सिक्का रिया को दे देता है और रिया भी विक्रम की बात समझ जाती है।
इतने में मलिक उनके पास आता है और बताता है कि शास्त्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। फिर रिया से मिलकर शास्त्री जी उसको बताते हैं कि आज सुबह मेरे आंगन में मौत का साया था, वो मुझे मारने के लिए आया था। दरअसल मैं शैडो वर्शिप करता हूँ, इसलिए अपनी विद्या की हेल्प से मैंने ये जाना कि उस साये में से जैस्मिन के फूलों की महक थी। वो भी कोई ऐसे वैसे फूलों की नहीं, बल्कि किसी खास किस्म के जैस्मिन के फूल की थी। ये फूल सिर्फ वरुणा जंगल में ही मिलते हैं। फिर मैं जब वो महक ढूंढते हुए वरुणा जंगल में गया तो वो जैस्मिन का फूल आपके क्राइम सीन के बिल्कुल पास था। फिर मैंने अपनी विद्या की हेल्प से ये जाना कि उस साये के पास एक प्राचीन तलवार है और वो साया मुझे ही मारने के लिए आया था। फिर रिया कहती है, चलो मैं आपकी सारी बातें मान लेती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे ये बताएंगे कि वो मौत का साया आपको क्यों मारना चाहता था? फिर शास्त्री जी बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है जिमी खान। वो इस गांव में होने वाले सारे कत्लों का अध्ययन करता है। उन्होंने ही मुझे बताया था कि अब किसी सोनक की हत्या होगी। सोनक मतलब गुरु, यानी कि जो किसी को कुछ सिखाते हैं। और मैं भी पिछले 38 सालों से अपनी ये विद्या मेरे शिष्यों को पढ़ाता आ रहा हूँ, इसलिए वो सोनक मैं ही हूँ। हो ना हो अगला वध मेरा ही होने वाला है। मैडम, मुझे मेरे मरने से डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मरने से पहले मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। इतने में वहां पर शास्त्री जी की वाइफ कालिंदी भी आ जाती है और कहने लगती है कि अमृत आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी चलो, उसको जोरों से भूख लगी है। फिर शास्त्री जी बताते हैं कि अमृत मेरा बेटा है, वो कभी भी मेरे बिना खाना नहीं खाता। फिर शास्त्री जी वहां से चले जाते हैं। फिर वहां से निकलकर विक्रम जिमी खान से मिलने के लिए जाता है और वहां जाकर अभिषेक, सुजाय और विजय के कत्लों के बारे में पूछने लगता है। ये नाम सुनते ही जिमी भड़क जाता है और जैसे ही अपनी तलवार निकालता है तो विक्रम अपनी जान बचाने के लिए वहां से खिसक जाता है। तभी विक्रम के पास अनन्या का मैसेज आता है और वो उसको मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ रिया और मलिक शास्त्री जी के बारे में वहां के रहने वाले लोगों से सवाल जवाब कर रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि 8 साल पहले उनके इकलौते बेटे अमृत की मौत हो गई थी। और ये बात सुनते ही रिया और मलिक हैरान हो जाते हैं कि कैसे शास्त्री और उसकी पत्नी अपने मरे हुए बेटे को खाना खिला सकते हैं। फिर वहां से निकलकर वो दोनों बिरजू के घर जाने लगते हैं, जहां पर इस समय जश्न चल रहा था। दरअसल बिरजू का बेटा अवधेश 5 साल पहले लापता हो गया था और आज सुबह अचानक से वो घर आ गया, इसलिए वहां जश्न का माहौल था। अब रिया बिरजू की कमजोरी जान चुकी थी। फिर सीआईबी वाले बिरजू को धमकी देते हैं कि हम तेरे बेटे को फ्रॉड कहकर जेल में डाल देंगे। और ये बात सुनते ही बिरजू के तोते उड़ जाते हैं। फिर वो बताता है कि हमने आपसे झूठ कहा था, क्योंकि उस रात हमने हमारा बेटा वापस आ जाए ये वरदान मांगा था। हमने विजय और सुजाय के लिए कोई भी वरदान नहीं मांगा। फिर वो उस कातिल के बारे में बताने लगता है कि उस कातिल का चेहरा ढका हुआ था, उसकी चाल बिजली जैसी तेज थी और उसके हाथों में एक तलवार भी थी। कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं, एक बहुत प्राचीन तलवार। फिर उसने विजय और सुजाय के हाथ किसी गाजर मूली की तरह काट दिए। अब जो कुछ भी मुझे पता था वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसलिए प्लीज आप मेरे बेटे को कुछ भी मत कहना। वो 5 साल बाद घर लौटा है। अगले सीन में हम देखते हैं अनन्या और विक्रम एक बुर्खा पहनकर एक होटल के रूम में जाते हैं। उस होटल की बालकनी के सामने से किसी दूसरे होटल का नजारा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। फिर अनन्या विक्रम को दिखाती है कि वो देखो, मेरा पति पैरालाइज होने के बाद भी वो अब चलने लगा है। फिर अनन्या उसकी फोटो क्लिक करने लगती है और बताती है कि ये हमें पार्टी से निकाल कर खुद टिकट लेने की फिराक में है। ये तो 2 साल पहले ही ठीक हो गया था, लेकिन अब तक ये नाटक कर रहा था। अब ये इलेक्शन के ठीक पहले जनता के सामने आकर बोलेगा कि भोलेनाथ ने मुझे ठीक कर दिया, देखो चमत्कार हो गया। और तुम तो जानते ही हो कि इस देश में किसी भी चीज को भगवान के साथ जोड़ दो, फिर ऑटोमेटिकली लोगों की सहानुभूति आपको मिल ही जाती है। तभी विक्रम को याद आता है कि जिमी के घर की लाइट बंद थी, क्योंकि उन्होंने बिजली का पैसा नहीं भरा था। फिर वो अनन्या से पूछता है कि तुम्हारी तो बिजली विभाग में काफी जान पहचान होगी, प्लीज आपको हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। फिर वहां से निकलकर विक्रम जिमी के घर पर जाता है। फिर जैसे ही विक्रम वहां पर पहुंचता है तो लाइट आ जाती है। अब जिमी भी समझ जाते हैं कि विक्रम बहुत ही काम का आदमी है और फिर वो विक्रम को सारी जानकारी देने के लिए मान जाते हैं। फिर वो उसे बताते हैं कि मेरे दादाजी का नाम था मोहम्मद खान और मुझे उनकी डायरी से पता चला कि 1952 में भी ऐसे ही कई सारे कत्ल हुए थे। उस समय मेरे दादाजी इस मामले की जांच कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि इन सभी मौतों का कनेक्शन किसी अयास्त मंडल से है। ये देखो, ये है अयास्त मंडल और इस मंडल के टोटल 8 खंड हैं, मतलब कि 8 सिंबल हैं। 3 सिंबल को तो हम समझ चुके हैं, जिनमें से एक है अभिषेक का धड़ और दूसरा है सुजाय और विजय के हाथ, तीसरा है सोनक का सिर यानी कि शास्त्री जी का सिर। और ये कोई आम काला जादू करने वाला नहीं,
बल्कि इनके पास एक खास तरह की मशीन है। तभी हम देखते हैं कि रात को रिया शास्त्री जी के घर पर जाती है, जहां पर सिर्फ दिए ही जल रहे थे, जहां ट्यूबलाइट बल्ब जैसा कोई भी बिजली का साधन उनके घर पर मौजूद नहीं था। फिर रिया जब इस बारे में पूछती है तो शास्त्री जी बताते हैं कि मेरे बेटे अमृत को ये ट्यूबलाइट्स वगैरह पसंद नहीं है, उसे सिर्फ दिए की रोशनी ही पसंद है। फिर रिया उस तलवार के बारे में सवाल करने लगती है तो शास्त्री जी बताते हैं कि तलवार के बारे में हमें विजय की आत्मा ने बताया था। हम जानते हैं तुम्हें भी दिखती है ना वो बच्ची की आत्मा, वो वहाँ खड़ी है, क्यों सही कहा ना, और वो वहाँ देखो वो है मेरा बेटा। फिर वो कहते हैं वो देखो मौत भी आ गई, और इतना बोलते ही उनका दम घुटने लगता है, जैसे मानो किसी ने उनका गला घोट दिया हो। फिर ये सब देखकर रिया चिल्लाने लगती है और उनकी पत्नी कालिंदी को आवाज देने लगती है, लेकिन कालिंदी तो वहां पर आती ही नहीं। फिर वो उनको ढूंढते हुए छत पर जाती है और वहां पर सिर्फ कालिंदी का धड़ पड़ा था और उनका सिर गायब था, यानी कि मरने वाला सोनक शास्त्री जी नहीं बल्कि उनकी पत्नी कालिंदी थी। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत 1 साल पहले के समय से होती है। उस समय विक्रम दिल्ली में था और अपनी गर्लफ्रेंड कविता के साथ था। उस समय ये दोनों ही बहुत खुश हुआ करते थे। दरअसल कविता एक जर्नलिस्ट थी। वो विक्रम को बताती है कि वो एक बड़ी कंपनी का 2000 करोड़ रुपए का घोटाला जनता के सामने लाने वाली है, लेकिन विक्रम इस बात से चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम मरना चाहती हो क्या, जानती हो ना इस काम में कितना खतरा है। फिर कविता भी उसकी बात समझ जाती है। फिर विक्रम खाना खाकर वहां से जाने लगता है और जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तो वहां पर 2 लोग बंदूक लेकर खड़े थे। फिर उनमें से एक विक्रम के पेट में गोली मार देता है और गोली की आवाज सुनते ही कविता बाहर आ जाती है। फिर वो उनमें से एक आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरा आदमी पीछे से आता है और लोहे की रोड से कविता के सिर पर वार कर देता है। उस समय विक्रम कविता का नाम लेकर चिल्ला रहा था और तभी से लेकर आज तक कविता 1 साल से कोमा में ही पड़ी है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब क्योंकि शास्त्री जी और कालिंदी दोनों ही पति पत्नी रिया की आंखों के सामने मर गए थे, इसलिए जनता पुलिस पर ही सवाल उठाने लगती है। फिर विक्रम रिया को कहता है कि यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही स्मेल है जैसी सुजाय और विजय के क्राइम सीन पर थी। फिर रिया उसे बताती है कि कातिल एक खास तरह की टैबलेट का इस्तेमाल करता है और उस टैबलेट के गिरते ही धुआं निकलने लगता है। उस धुएं की वजह से इंसान की बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ जाती है। फिर विक्रम रिया को अयाष्ट मंडल दिखाता है और कहता है कि कुल 8 मौतें होने वाली हैं। 3 तो हो गई हैं, अब बचे हैं 5। फिर विक्रम चुपके से वो टैबलेट फोरेंसिक सामान में से उठा लेता है। फिर छानबीन करने पर उन्हें कालिंदी की अलमारी में से अयाष्ट मंडल के टोटल 8 खंड मिलते हैं, जिनके 8 सिंबल थे। फिर उनको अपने साथ लेकर वो जिमी के पास जाते हैं। फिर जिमी कहते हैं कि इसका मतलब कालिंदी ही असली गुरु थी और वो ये सब जानती थी कि कालिंदी ने ही शास्त्री जी की चाय में जहर मिलाया था ताकि उनका दम घुटने के कारण मौत हो जाए। फिर रिया जिमी को बताती है कि उस समय कालिंदी का धड़ मेडिटेशन वाली पोजीशन में था, इसका मतलब उन्होंने अपनी आहुति दी है। क्यों सही कहा ना, आपने जैसे इन 3 सिंबल को डिकोड किया है बिल्कुल उसी तरह। अब आप जल्दी से बाकी के 5 सिंबल भी डिकोड कीजिए ताकि उन 5 लोगों की जान बचाई जा सके। तभी हम देखते हैं कि विक्रम प्रमोद को वो टैबलेट देता है जो उसने क्राइम सीन से उठाई थी और प्रमोद को भी सारी बातें बता देता है और साथ में उसको ये टैबलेट कहां से मिलती है पता लगाने के लिए कहता है। फिर प्रमोद पूरे चरणदासपुर में उस टैबलेट को खोजने लगता है। इतने में जिमी भी चौथे सिंबल को डिकोड कर लेते हैं और विक्रम को बताते हैं कि अगला शिकार है खूबसूरत राजकुमारी, यानी कि एक ऐसी लड़की जिसका नाता किसी बड़े घराने से हो। फिर वो बताते हैं कि चरणदासपुर के आसपास कई सारे बड़े घराने हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढना होगा। तभी विक्रम को याद आता है कि कविता ने एक बार उसको बताया था कि उसकी माँ किसी बड़े राजघराने से थी। फिर वो तुरंत अनन्या के पास कॉल करता है और बताता है कि आपकी जान खतरे में है, लेकिन अनन्या तो किसी की भी बातें सुनने वालों में से नहीं थी क्योंकि इस समय वो अपने प्रचार के कामों में बिजी थी। फिर वो कहती है कि अगर तुम्हें हमारी इतनी फिक्र है तो यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आ जाते। दूसरी तरफ रिया अभिषेक की पत्नी शिवाना से जाकर मिलती है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि अभिषेक 1 नंबर का लड़कीबाज इंसान था। उसका एक पुलिस वाले की पत्नी के साथ अफेयर था। उस पुलिस वाले ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, इसलिए उसने अभिषेक को धमकी दी थी कि वो अभिषेक को एनकाउंटर में मार डालेगा। फिर इस धमकी के बाद अभिषेक इतना ज्यादा डर गया कि वो 1 हफ्ते तक गायब रहा। लेकिन इसी दौरान एक खबर आई कि उस पुलिस इंस्पेक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसकी मौत के तुरंत बाद अभिषेक भी घर वापस आ गया, लेकिन उस समय उसका एक अंगूठा गायब था। फिर शिवाना उसे बताती है कि इन फोटोज के पीछे वो एक सिक्का छुपा कर रखता था। फिर जब रिया उन फोटोज को देखती है तो वो
फोटो थी कालिंदी की। उस फोटो में कालिंदी एक सिंबल के सामने खड़ी थी। फिर जल्दी ही रिया उस फोटो वाली जगह का पता लगा लेती है और वहां पर पहुंच जाती है। अब विक्रम भी अनन्या के आस पास ही रहने लगा था, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि अनन्या ही वो राजकुमारी है जिसका कत्ल होने वाला है। अब वो रात में भी अनन्या के साथ में ही रहने लगा था। दरअसल विक्रम कविता से मिलने के 4 साल पहले से ही अनन्या को जानता था, क्योंकि उस समय विक्रम दिल्ली में अनन्या के पापा की सुरक्षा में तैनात था। एक दिन अनन्या को पता चला कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर उस दिन अनन्या ने विक्रम को अपनी कार में ही हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। तभी अनन्या कहती है कि उस दिन तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन विक्रम कहता है थैंक यू, उस दिन तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी। फिर बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन तभी विक्रम कुछ सोचकर रुक जाता है और अनन्या को सॉरी बोलकर सोने के लिए चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद अनन्या रोने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद विक्रम को अनन्या के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से उसके कमरे में जाता है और देखता है कि सुजय और विजय का भाई बंटी अनन्या का गला दबा रहा था। फिर विक्रम अनन्या को छुड़ाता है और उसको पीटने लगता है। तभी अनन्या भी जल्दी से पुलिस में कॉल कर देती है। दूसरी तरफ प्रमोद ने उस टैबलेट का पता लगाने के लिए पूरा का पूरा चरणदासपुर खंगाल डाला था। अब बस सिर्फ एक मोनालिसा नाम की दुकान बची थी और इस दुकान के गेट पर भी बिल्कुल सेम वैसा ही सिंबल था जो अभिषेक के पास मिली उस फोटो में था। उस फोटो में कालिंदी के पीछे यही सिंबल वाला गेट था। फिर प्रमोद खिड़की खोलकर अंदर देखने लगता है, लेकिन वहां उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ रिया शिवाना के बताए हुए एड्रेस के जरिए मोनालिसा नाम की उस जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि वहां पर प्रमोद की बुलेट खड़ी है, इसलिए वो उसको फोन करने लगती है, लेकिन प्रमोद तो उसका फोन ही नहीं उठाता। फिर रिया जल्दी से मलिक को फोन करती है और खुद बंदूक हाथ में लेकर अंदर घुस जाती है। तभी अंदर जाकर वो एक नकाबपोश लड़की को देखती है जो जार में किसी इंसान के चेहरे की ऊपर वाली परत को डाल रही थी। फिर रिया उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो लड़की रिया को घायल करके वो जार लेकर वहां से भाग जाती है। दोस्तों, ये लड़की वही नकाब वाला शैतान है जिसके जाने के बाद रिया को वहीं उसी कमरे में प्रमोद की भी लाश मिल जाती है। तभी कुछ ही देर में मलिक भी वहां पर पुलिस फोर्स को लेकर पहुंच जाता है। फिर जैसे ही ये खबर विक्रम को मिलती है तो वो भी क्राइम सीन पर पहुंच जाता है और अपने दोस्त की लाश को देखकर टूट जाता है, क्योंकि प्रमोद और वो बचपन के दोस्त थे। अब उसे प्रमोद के साथ बिताए हुए हर पल याद आने लगते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में उनको वहां पर एक और लाश मिलती है और ये लाश किसकी थी ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 5th एपिसोड की शुरुआत 20 साल पहले के समय से होती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी रात को खांसते हुए वरुणा जंगल में जा रहा था, क्योंकि वो भी अपने अंगूठे की बलि देकर अपने लिए एक वरदान मांगने के लिए ही जा रहा था। फिर वो अपने अंगूठे की आहुति देकर एक वरदान मांगता है कि जल्दी ही मैं इस पुश्तैनी बीमारी के कारण मरने वाला हूँ, लेकिन मेरा बेटा कभी भी इस बीमारी के कारण ना मरे और हमेशा स्वस्थ रहे। फिर घर आने के बाद एक वैद्य उसका इलाज करती है। ये वैद्य कोई और नहीं बल्कि मैथिली नाम की वो औरत है जो उस रहस्यमयी औरत की असिस्टेंट है और मैथिली गूंगी भी है। फिर वो आदमी मैथिली को कहता है कि प्लीज तुम मुझसे एक वादा करो कि मेरी मौत के बाद मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह पालोगी, क्योंकि मेरे बाद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। फिर मैथिली उसके बेटे को अपना लेती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हमें पता चलता है कि अनन्या का राइट हैंड वेंकट ही उस आदमी का बेटा है जिसको मैथिली ने अपने बच्चे की तरह पाला है। अब मैथिली अपने बेटे वेंकट को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कि अगला नंबर वेंकट का ही होने वाला है। फिर वो अपने बेटे को चरणदासपुर छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहती है, लेकिन वेंकट को लगता है कि ये उसकी माँ का वहम है। दूसरी तरफ फोरेंसिक टीम वाले रिया को बताते हैं कि चौथी लाश एक लड़की की थी और उस लड़की का ब्रेन पहले से ही डेड हो चुका था। उसके चेहरे की भी परत निकाल ली गई थी और इसी के साथ उस लड़की के पांव में एक स्टील की रोड भी प्लांट की गई थी। अब रिया बहुत ही होशियार थी, इसलिए वो समझ जाती है कि स्टील रोड के नंबर से उस लड़की की पहचान की जा सकती है, इसलिए वो ये काम मलिक को सौंपती है। फिर रिया विक्रम से मिलने के लिए जाती है जो कि प्रमोद की चिता के पास था, लेकिन विक्रम तो अपने आप को ही कोसने लगता है और कहता है कि प्रमोद मेरे कहने पर ही वहां पर गया था, ये सब मेरी गलती है, ये मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसा था जिसको मैंने ही मार डाला। फिर रिया विक्रम को बताती है कि करीब 2 साल पहले हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पंजाब का एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दिल्ली के एक फार्म हाउस में छुपा है। जब हम उसको पकड़ने के लिए गए तो दोनों तरफ से ही गोलीबारियां होने लगी। उस समय वहां पर एक बच्ची भी मौजूद थी। फिर मैंने उसको एक सेफ जगह पर बिठा दिया, लेकिन वो लड़की मेरे पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे मेरे पापा के पास जाना है।
मैंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानी ही नहीं। फिर वो भागकर फार्म हाउस की तरफ जाने लगी, लेकिन इतने में उसको एक गोली लग गई। अब एक मासूम सी बच्ची ने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। वो गिल्ट आज भी मेरे मन को खाए जा रहा है, इसलिए शायद उस बच्ची की आत्मा हमेशा ही मुझे मेरे आसपास दिखाई देती है। फिर वो विक्रम को समझाती है कि हम कभी भी अपने गिल्ट से भाग नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने काम को भूल जाएं। फिर वो उसको समझाती है कि हमें उस कातिल को पकड़ना होगा, वरना ना जाने वो और कितने प्रमोद को मार डालेगा। दूसरी तरफ अनन्या का पति जयराज सिंह इलेक्शन के ठीक पहले अपने ठीक होने का चमत्कार दिखाने की तैयारी में था, लेकिन तभी अनन्या जयराज को उसकी फोटोज दिखाती है और कहती है कि तुम्हारा चमत्कार तो इस फोन में है, ये भारद्वाज निवास है, राजनीति हमारे पापा की विरासत है, तुम्हें क्या लगा तुम ये छोटा मोटा चमत्कार दिखाकर हमें हरा सकते हो? लेकिन अब जयराज का सब्र जवाब देने लगता है। फिर वो अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, लेकिन अनन्या उसे बताती है कि ये तुम्हारी नर्स नहीं बल्कि मेरी मुलाजिम है, यहाँ सब कुछ हमारी ही मर्जी से होता है, इसलिए अब तुम सच में अपाहिज हो गए हो, अब दिखाओ चमत्कार। यानी कि अनन्या ने उसको कुछ खिलाकर सच में अपाहिज कर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं सीआईबी हेड ऑफिसर मिस्टर देसाई चरणदासपुर आ चुके थे। अब सीनियर होने के नाते उनको मीडिया को जवाब देना था, लेकिन तभी एक रिपोर्टर उनसे सवाल करती है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई? आखिर और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? इतने में अनन्या भी अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पर आ जाती है और देसाई सर को कहती है कि आपके ऑफिसर्स अब तक नाकाम रहे हैं और इस सब में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं, बल्कि नुकसान तो हमारे चरणदासपुर का है। हमें अच्छे से पता है कि आपकी ऑफिसर रिया की लापरवाही की वजह से करीब 2 साल पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। क्या सोचकर आपने उस लापरवाह पुलिस वाली को यहाँ पर भेजा? अब इन सब बातों से यहाँ बात बिगड़ जाती है। सभी अनन्या की जय जयकार करने लगते हैं। तभी मजबूरी में देसाई सर और रिया को वहाँ से जाना ही पड़ता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद देसाई सर रिया को कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम इस केस को सोल्व करो, वरना मैं ये केस किसी और ऑफिसर को दे दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी और विक्रम मोनालिसा शॉप की क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी जिमी देखता है कि वहां पर बहुत सारी पुरानी किताबें पड़ी हुई हैं और चेक करने पर उनको उन किताबों के पीछे वही अयाष्ट मंडल वाला साइन दिखता है। फिर लोकल लोगों से पूछने पर विक्रम को पता चलता है कि ये दुकान एक गूंगी औरत चलाती है और सुजाए विजय की मां लीला देवी भी अक्सर यहाँ पर आया जाया करती थी। फिर विक्रम बंटी से मिलने के लिए फौरन जेल में जाता है और उससे उसकी माँ का पता पूछने लगता है, लेकिन बंटी तो उसको कुछ भी बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर जब विक्रम उसको पीटने लगता है तो वो तुरंत अपनी माँ लीला का एड्रेस बता देता है। फिर विक्रम जाता है लीला देवी से मिलने के लिए। फिर पूछने पर लीला देवी बताती है कि सभी को वो साइन वाला सिक्का कालिंदी ही देती थी, यानी कि वो रहस्यमयी औरत कोई और नहीं बल्कि कालिंदी थी। फिर वो ये भी बताती है कि उसकी हेल्प कोई गूंगी औरत करती थी जिसका नाम मैथिली है और वो मोनालिसा नाम की दुकान उसी गूंगी औरत मैथिली की ही है और वो अनन्या का चमचा जिसका नाम वेंकट है वो भी उसी का बेटा है। फिर लीला देवी उसको एक मानव रूपी आकृति वाला एक पत्र देती है और कहती है कि मुझे लगा कि ये वही वरदान देने वाले भगवान है, इसलिए मैंने ये पत्र कालिंदी से चुरा लिया था। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये भगवान नहीं शैतान है और इसी शैतान ने मेरे दोनों बेटों को मार डाला। तभी विक्रम को याद आता है कि ऐसी ही आकृति उस गुफा में भी बनी हुई थी जो कि वरुणा जंगल में थी। फिर विक्रम ये बात रिया को भी बता देता है। फिर रिया फौरन वेंकट के घर जाती है, लेकिन वेंकट वहां पर था ही नहीं, बल्कि वो वहां से भाग चुका था। इतने में रिया के पास जिमी का फोन आता है और वो उसको बताते हैं कि अगला शिकार है दासपुत्र, यानी कि उसको दासपुत्र के पैर चाहिए। यानी कि वेंकट के जो पिता थे वो अनन्या के पिता के दास थे, इसलिए उनके दास का पुत्र हुआ वेंकट और अगला शिकार वेंकट का होने वाला है। फिर विक्रम रिया और जिमी को वरुणा जंगल वाली गुफा में ले जाता है और वहां जाकर उनको वही मानव रूपी आकृति दिखाने लगता है। फिर विक्रम कालिंदी के घर से मिले वो 8 सिंबल एक एक करके उस मानव रूपी आकृति में डालने लगता है और वो स्वयंबल डालते ही वो आकृति दीवार के अंदर धंसने लगती है। फिर वो आकृति अयाष्ट मंडल वाली आकृति में बदल जाती है। फिर जिमी उनको बताता है कि ये लोग मरने वालों के अंगों का यूज करके एक संपूर्ण शैतान बनाना चाहते हैं। तभी रात के समय मलिक रिया और विक्रम को बताता है कि हमें वेंकट के घर में से एक छोटी बच्ची की कुछ तस्वीरें और एक लॉकेट मिला है। तभी वो लॉकेट देखते ही विक्रम को कविता की याद आने लगती है, क्योंकि ठीक वैसा ही लॉकेट कविता के पास भी था। फिर मलिक रिया को फोन करके बताता है कि स्टील रोड वाली लाश किसी कविता भारद्वाज की थी, यानी कि विक्रम की गर्लफ्रेंड की, और वही वो राजकुमारी थी जिसके चेहरे की परत कातिल ने निकाल ली थी। तभी तो फोरेंसिक टीम वालों ने बताया था कि वो लड़की पहले से ही ब्रेन डेड थी।
अब ये बात जानकर विक्रम को बहुत ही गहरा झटका लगता है, यानी कि उस रात प्रमोद के साथ मरने वाली उसकी गर्लफ्रेंड कविता थी। तभी हम वेंकट को देखते हैं जो कि एक गांव में था। फिर वो अपने बचपन का समय याद करने लगता है, जो कि अपनी माँ मिथिली के साथ भारद्वाज निवास में जाया करता था, क्योंकि उसकी माँ वहाँ पर मेड थी। वो अक्सर ही भारद्वाज निवास में जाकर कविता और अनन्या के साथ खेला करता था और वो तीनों ही बचपन के दोस्त थे। लेकिन इतने में वो नकाबपोश कातिल वेंकट के ठिकाने तक पहुंच जाता है। लेकिन वेंकट कहता है कि आपको दास पुत्र चाहिए ना, तो जाओ तुम बिरजू के बेटे अवधेश की जान ले लो, वो भी एक दास पुत्र है। फिर वो बताता है कि मेरी माँ ने आपके पंथ के लिए सालों साल काम किया है, इसलिए प्लीज मेरी माँ के नाम पर मेरी जान को बख्श दो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत 25 साल पहले के सीन से होती है। जगह है लद्दाख। तभी हम जिमी को देखते हैं जो यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। फिर वो अपने बेटे जुल्फी के पास फोन करते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछते हैं, लेकिन जुल्फी रोते हुए बताता है अब्बा 20 दिन पहले अम्मी मर गई। तभी फोन जुल्फी की मौसी छीन लेती है और जिमी पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें आज फुर्सत मिली है। बाप के होते हुए भी जुल्फी को अकेले ही अपनी माँ के जनाजे का बोझ उठाना पड़ा। अब हम जुल्फी को तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम एक लापरवाह इंसान हो। आज से जुल्फी हमारे साथ गाजीपुर में रहेगा। अब कहानी जाती है 3 साल पहले के समय में। तभी हम चरणदासपुर में शास्त्री जी को देखते हैं, जो एक बच्ची को लेकर जिमी के पास जाते हैं और बताते हैं कि ये तुम्हारी पोती नूर है। फिर वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारा बेटा जुल्फी और उसकी पत्नी दोनों ही मर गए और अब से उनकी बेटी यानी तुम्हारी पोती की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब भगवान ने तुम्हें ये प्रायश्चित करने का एक मौका दिया है, इसलिए तुम अपनी पोती को एक अच्छे दादा बनकर दिखाओ। फिर जिमी नूर को अपने गले लगा लेते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि रिया को बिरजू के बेटे अवधेश की लाश मिलती है। इसका मतलब उस रात कातिल ने वेंकट के कहने पर अवधेश को मार डाला, क्योंकि अवधेश भी वेंकट की ही तरह एक दास पुत्र था। वो किलर अवधेश के पैर काट कर ले गया था। तभी जिमी रिया के पास फोन करके बताता है कि अगली मौत एक बच्चे की होगी, क्योंकि सिंबल के हिसाब से उनको अब एक बच्चे का दिल चाहिए। उस समय विक्रम कविता की लाश के पास था। तभी वहाँ पर अनन्या आती है और अपनी बहन की लाश को देखकर रोने लगती है। तभी विक्रम उसको बताता है कि कविता की चैन जो गायब थी वो पुलिस को वेंकट के घर से मिली है। उसके पास कविता की बहुत सारी तस्वीरें भी थी। शायद वो बचपन से ही कविता के लिए पागल था, यानी 2 साल पहले कविता और मुझ पर जो हमला हुआ था वो वेंकट ने ही करवाया था। लेकिन इतने में अनन्या का ड्राइवर चिल्लाते हुए अनन्या के पास आता है और बताता है कि मैडम ऋत्विक गायब हो गया है। हमने उसको पूरे घर में ढूंढा है, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। दोस्तों, ऋत्विक अनन्या और जयराज का बेटा है। फिर सीसीटीवी देखने पर उनको पता चलता है कि ऋत्विक को कोई उठा कर ले गया है। अब सीसीटीवी देखकर विक्रम को वेंकट पर शक होने लगता है। इतने में रिया विक्रम को बताती है कि अगला शिकार एक बच्चा है और ये बात सुनते ही अनन्या चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की बलि चढ़ने वाली है। फिर विक्रम उसको संभालता है और हौसला देता है। फिर सीआईबी और पुलिस की पूरी फोर्स ऋत्विक को ढूंढने में लगा दी जाती है, ताकि जल्दी से जल्दी उसको ढूंढकर घर पहुंचाया जा सके। अगले सीन में हम वेंकट को देखते हैं जो अपने घर में कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखता है कि वहाँ विक्रम आया है। फिर वेंकट जल्दी से छुप जाता है। तभी विक्रम को एक पेपर दिखाई देता है जिसके ऊपर वेंकट वेड्स कविता लिखा हुआ था। फिर विक्रम को याद आता है कि कविता ने उसको एक बार बताया था कि उसके घर में काम करने वाले एक लड़के ने 12 साल पहले उसको प्रपोज किया था। वो अक्सर मुझे तालाब के किनारे एक बड़ा सा घर बनवाने की बात करता था, लेकिन कविता हमेशा ही उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थी। फिर विक्रम समझ जाता है कि ये घर बनवाने वाली बात कोई मजाक नहीं थी। फिर जल्दी ही विक्रम उस घर को ढूंढ लेता है और उसे वेंकट भी मिल जाता है। फिर वो उसको पीटते हुए सवाल पूछता है कि बता तूने कविता को क्यों मारा। फिर वेंकट बताता है कि मैं बचपन से ही उसको चाहता था और उसके चक्कर में मैं बचपन से ही उसके पापा की जी हजूरी करने लगा ताकि उनकी नजरों में मैं अच्छा बन सकूं। लेकिन ये घर खरीदने के बाद मैं कविता को प्रपोज करने गया, लेकिन मैंने देखा कि वो उस समय तेरे साथ थी। फिर तुम दोनों के जाने के बाद मैं चुपके से उसके घर में घुसा और वहां से मैंने उसकी चैन चुरा ली। फिर मैंने ही उसके पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाए और तुझको मारने के लिए उन गुंडों को भेजा, लेकिन तू साला बच गया और मेरी कविता कोमा में चली गई। फिर ये बात सुनते ही विक्रम उसको मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। अब विक्रम बदले की आग में इतना भड़क जाता है कि वो अपना होश ही गवा बैठता है और गुस्से में आकर वेंकट की जान ले लेता है।
दूसरी तरफ सीआईबी की टीम को पता चलता है कि वो नकाबपोश इंसान ऋत्विक को एक एम्बुलेंस में डालकर ले गया है। फिर वो लोग सभी एम्बुलेंस चेक करने लगते हैं। तभी रिया को पता चलता है कि देसाई सर ने ये केस ऑफिसर प्राद्युत को दे दिया है और इस बात से वो दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ दो पुलिस वालों को एक अनजान एम्बुलेंस मिलती है। फिर जैसे ही उनमें से एक पुलिस वाला उसका दरवाजा खोलता है तो अंदर से एक तीर आता है और सीधा उसकी आंख में जाकर लगता है। फिर इस बात की खबर मिलते ही रिया और प्राद्युत पुलिस फोर्स को लेकर वहां पर जाने लगते हैं। फिर वहां पहुंचने पर रिया अब की बार एम्बुलेंस के पीछे से नहीं बल्कि फ्रंट में से अंदर जाती है और देखती है कि वहां पर बहुत सारे ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई हैं, जिनमें से तीर निकलते हैं और ऋत्विक भी उस समय एक कोने में ही था। फिर रिया समझदारी का इस्तेमाल करते हुए हर एक गन को डिफ्यूज करने लगती है। अब सभी गन डिफ्यूज हो गई थी, बस एक ही बची थी और वो गन डिफ्यूज ही नहीं होती। फिर वो ऋत्विक को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर कूद जाती है और उसकी जान बचा लेती है। फिर ऋत्विक भागकर अपनी माँ के पास चला जाता है। तभी रिया की नजर उसी बच्ची पर पड़ती है जो अक्सर उसको दिखाई देती है और वो लड़की बहुत ही आशा भरी नजरों से रिया की तरफ देख रही थी। आज 2 सालों में पहली बार वो लड़की रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर वो मुस्कुराती हुई हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चली जाती है। अब शायद उस बच्ची की आत्मा को शांति मिल गई थी और उसने रिया को माफ कर दिया। तभी रात को रिया प्रद्युत को बताती है कि अगर वो कातिल ऋत्विक को मारना चाहता तो कब का मार देता। मुझे लगता है कि उसका निशाना कोई और बच्चा है। अगले सीन में हम देखते हैं जिमी को 1952 में लिखी हुई एक अंग्रेज ऑफिसर की किताब मिलती है और उस किताब में चरणदासपुर की 1952 वाली घटना का जिक्र था। अब उस किताब को पढ़कर उनको पता चलता है कि मोहम्मद खान का पोता मोइनुद्दीन आयस्तियों के हाथ मारा गया था, जो कि जिमी के बड़े भाई थे। फिर जिमी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके भाई मोइनुद्दीन की मौत तो बचपन में बीमारी के कारण हुई थी, क्योंकि उनके भाई को एक जन्मजात बीमारी थी। इसलिए उनके दादा मोहम्मद खान ने पोते की सलामती के लिए अपना अंगूठा अर्पण करके एक वरदान मांगा था। वरदान मिलने के बावजूद उनका पोता मारा गया। तभी जिमी को याद आता है कि वैसी ही जन्मजात बीमारी नूर को भी थी और नूर की सलामती के लिए जुल्फी ने भी वरदान मांगा था। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि वरदान मांगने के बावजूद भी भैया की मौत कैसे हुई। इसका मतलब अगर वरदान मिलने के बाद भी भैया मारे जा सकते हैं तो जरूर नूर भी खतरे में होगी। फिर वो अपनी पोती नूर को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं और नूर उस समय एक कोने में छुप कर बैठी थी क्योंकि वो नकाबपोश कातिल उसके सामने ही खड़ा था। फिर वो कातिल धुआं करके जिमी के पांव सुन्न कर देता है और उस छोटी सी बच्ची नूर को मार डालता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड में हम देखते हैं रिया जिमी से मिलने के लिए जाती है क्योंकि कल रात से ही वो बेहोश थे। फिर रिया उनसे नूर की रक्षा ना कर पाने के लिए क्षमा मांगती है। फिर जिमी रिया को रॉबर्ट की किताब खोलने के लिए कहता है और जैसे ही वो किताब खोलती है तो उसके पिछले पन्ने पर उसको एक कपल की फोटो मिलती है जिनका नाम था अनंत और नंदिनी। नंदिनी की शक्ल हूबहू रिया के ही जैसी थी। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल है 1951 और जगह है चरणदासपुर। तभी हम यहाँ अनंत और नंदिनी को देखते हैं। ये दोनों पार्टिकल साइंटिस्ट हैं और आज इनकी मोहम्मद खान, रॉबर्ट और चरणदासपुर के मुखिया जय आनंद के साथ मीटिंग थी। दरअसल इनको वरुणा जंगल की आय स्थल वाली जगह पर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए भेजा गया था, इसलिए वो आय स्थल को देखने के लिए जाते हैं और इनको ऐसा करने के लिए देश की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही परमिशन दी थी। फिर मोहम्मद, रॉबर्ट, अनंत और नंदिनी चारों ही वरुणा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। फिर मोहम्मद उनको बताते हैं कि आय स्थल में एक आयस्ती समुदाय की औरतें शैतान को पूजती हैं, लेकिन अनंत कहता है कि हम उनको पूजा करने के लिए कोई और जगह दे देंगे। फिर मोहम्मद बताते हैं कि ये जादू टोना करने वाली औरतें हैं साहब, ये आपकी बात नहीं मानेंगी, आप नंदिनी जी को ही उनसे बात करने के लिए भेजिए। लेकिन अनंत और नंदिनी को इन जादू टोना करने वाली औरतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर वो दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं और वहां उनको मिलती है रुक्मिनी। फिर रुक्मिनी इनको बताती है कि गांव वाले हम सभी को डायन समझते हैं, लेकिन हम कोई जादू टोना करने वाली औरतें नहीं हैं। हम बस हमारे भगवान यस्त को पूजते हैं और इसके बदले में वो हमें वरदान देते हैं। फिर वो दोनों रुक्मिनी को समझाने लगते हैं कि सरकार इस जगह को तोड़ने वाली है, लेकिन आपके भगवान के लिए आपको इससे भी बड़ी जगह मिल जाएगी। लेकिन रुक्मिनी कहती है कि ये जगह यस्त भगवान ने खुद चुनी है। अगर आपने ये जगह तोड़ने की कोशिश भी की तो यस्त आप लोगों को मार डालेंगे। फिर अनंत और नंदिनी वहां से वापस आ जाते हैं। तभी घर आने के बाद नंदिनी यस्त की छाती में लगे उस नीले मणि के बारे में सोचने लगती है और फिर वो अनंत को कहती है कि हम वरुणा जंगल की जगह किसी और जंगल को क्यों नहीं चुनते, क्योंकि ये औरतें अपने भगवान को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हैं।
लेकिन अनंत उसकी बात मानने से मना कर देता है। फिर नेक्स्ट डे अनंत के कहने पर कुछ मजदूर आय स्थल को तोड़ने लगते हैं और रात तक उस जगह को पूरा तोड़ दिया जाता है, वो भी उन औरतों की आंखों के सामने। फिर रुक्मिणी नंदिनी को चेतावनी देती है कि तुम्हारी वजह से पूरे चरणदासपुर को इस बर्बादी का मोल चुकाना पड़ेगा। अब मलबा हटाने में पूरी रात लगने वाली थी, इसलिए अनंत नंदिनी को घर भेज देता है। तभी आधी रात को कोई नंदिनी का दरवाजा पीटने लगता है। फिर नंदिनी देखती है कि वहां पर रुक्मिणी 2 औरतों के साथ उससे मिलने आई है। फिर वो अयस्थ ग्रंथ दिखाकर कहती है कि ये खुद यस्त ने लिखा है और इस ग्रंथ में यस्त ने तुम्हारे बारे में भी लिखा है। फिर ये बात सुनते ही नंदिनी हंसने लगती है। तभी रुक्मिणी उसको वो बुक पढ़कर सुनाने लगती है जिसमें लिखा था कि अगर चरणदासपुर के लोगों ने आय स्थल का विनाश किया तो यस्त इस धरती पर फिर से अवतार लेगा और यस्त के निर्माण में वो औरत भी हेल्प करेगी जिसने इस स्थान के विनाश में भाग लिया था। उस औरत की 3 विशेषताएं होंगी। पहला कि वो औरत एक ऊर्जा यंत्र पर काम कर रही होगी। फिर रुक्मिणी ऊर्जा यंत्र वाली तस्वीर नंदिनी को दिखाती है और ये देखकर नंदिनी हैरान हो जाती है क्योंकि वैसा ही एक यंत्र वो बना रही थी। फिर रुक्मिणी उसको दूसरी विशेषता बताती है कि वो औरत गर्भवती होगी और दोस्तों नंदिनी भी प्रेग्नेंट थी। फिर रुक्मिणी कहती है क्यों हो ना तुम प्रेग्नेंट। अब तुम तीसरी विशेषता सुनो, वो औरत विधवा होगी। लेकिन ये बात सुनते ही नंदिनी उन सबको घर से निकल जाने के लिए कहती है और कहती है मैं कोई विधवा नहीं हूँ, मेरा पति अभी जिंदा है। तभी एक नौकर नंदिनी को आकर बताता है कि अनंत सर का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब ये बात सुनते ही नंदिनी पूरी तरह से टूट जाती है। अब इस घटना को 1 साल बीत जाता है, यानी कि समय है 1952 का। तभी हम देखते हैं कि नंदिनी के घर एक बेटी ने जन्म लिया था और अयस्थ ग्रंथ के अंदर जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ सच हो गया था, यानी कि नंदिनी भी अब इस पंथ की सदस्य है। फिर नंदिनी ने ही वो यंत्र तैयार किया जिसके अंदर अपने अंगूठे की बलि देने पर वरदान मिलता है। लेकिन अब नंदिनी आगे होने वाली मौतों के कारण परेशान थी। फिर रुक्मिणी उसको समझाने लगती है कि उन लोगों को यस्त ने चुना है और अब जो भी मारा जाएगा वो मौतें नहीं बल्कि बलिदान होगा, क्योंकि यस्त भगवान के निर्माण में हम सभी को कुछ न कुछ बलिदान तो देना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे इस यंत्र के बारे में सभी गांव वालों को जानकारी मिलने लगी। अब बारी बारी से कुछ लोग आकर अंगूठे का मोल चुकाकर उनसे वरदान पाने लगे और इन्हीं लोगों में थे मोहम्मद खान भी, जिन्होंने अपने पोते की सलामती के लिए वरदान मांगा था। लेकिन फिर भी उनके पोते को शैतान ने मार दिया। दोस्तों असल में लोग अपने अंगूठे का मोल चुकाकर मौत से बचना चाहते थे। वो या तो खुद की या फिर किसी करीबी को मौत से बचाने के लिए वरदान मांगते। लेकिन एक बात तो सत्य है कि मौत कभी भी टल नहीं सकती। जो भी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, भाग्य को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ देर के लिए टाला जरूर जा सकता है। दरअसल ये औरतें किसी भगवान को नहीं बल्कि शैतान को पूजती थी, एक ऐसा शैतान जो मौत को थोड़े समय के लिए टाल सकता है। इसलिए जिस भी इंसान के लिए वरदान मांगा जाता था उसकी मौत सिर्फ थोड़े समय के लिए ही टलती थी। जैसे अभिषेक ने उस पुलिस वाले से अपने आप को बचाने के लिए वरदान मांगा था, लेकिन थोड़े दिनों बाद शैतान ने उसको मार डाला। मोहम्मद खान ने अपने पोते के लिए और जुल्फी ने अपनी बेटी नूर के लिए वरदान मांगा था, लेकिन फिर भी वो दोनों मारे गए। अब जिन भी लोगों की मौतें होती थी ये औरतें उनके बॉडी पार्ट्स इकट्ठा कर लेती थी और आज वही रात थी जिस रात अयस्थ जिंदा होने वाला था। और जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा कि मोहम्मद खान अपने पोते की मौत का राज जान चुके थे और फिर वो सभी गांव वालों के साथ अयस्थ स्थल की तरफ जाने लगे। उस समय यस्त जिंदा हो रहा था, लेकिन नंदिनी को ये सब एक साइंस का प्रोजेक्ट लग रहा था। वो सोच रही थी कि मैं एक लाश को जिंदा करने वाली हूँ, जो कि साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा आविष्कार है। तभी रुक्मिणी हंसने लगती है कि मैंने कहा था ना कि पूरे चरणदासपुर को इस बर्बादी का मोल चुकाना पड़ेगा। अब पूरी दुनिया का सर्वनाश होगा, सिर्फ यस्त के भक्त यानी हम लोग बचेंगे। अब जैसे जैसे यस्त जिंदा हो रहा था बाहर आसमान से कीड़े बरसने लगते हैं, हॉस्पिटल में बच्चे मरने लगते हैं और उनके अलावा और भी कई सारे लोग मरने लगते हैं। तभी नंदिनी रुक्मिणी को कहती है कि ये यंत्र मैंने विनाश के लिए नहीं बनाया। लेकिन ये बात सुनते ही रुक्मिणी हंसने लगती है और कहती है कि ये तुम्हें वहम है कि तुमने ये यंत्र बनाया है। असल में ये यंत्र तुमने नहीं बल्कि यस्त ने बनाया है और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये सब यस्त की ही मर्जी है, तुम तो बस एक जरिया हो। अब ये बात सुनते ही नंदिनी उस यंत्र को तोड़ने लगती है, लेकिन रुक्मिणी उसकी गर्दन में चाकू मार देती है और कहती है कि मुझे लगा था कि तुम हम में से एक हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम हम में से एक नहीं हो, इसलिए जाओ मरो। इतने में गांव वाले भी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तभी रुक्मिणी देखती है कि नंदिनी ने एक मशाल पकड़ी हुई है
और वो उस मशाल से यस्त की बॉडी को जला देती है। फिर वो नंदिनी के ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि ये प्रक्रिया कई सालों में सिर्फ एक बार हो सकती थी और अब उसको फिर से कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ जो भी प्रक्रिया हो रही थी वो सिर्फ रुक्मणी ही जानती थी, इसलिए सभी औरतें उसको बचाना चाहती थी। फिर रुक्मणी मोक्ष के साथ नीलामणि और अयस्त यंत्र को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और जैसे ही गांव वाले अंदर घुसते हैं वो सभी औरतें वहां पर ब्लास्ट करके उन सभी गांव वालों को खत्म कर देती हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब मैं आपको एक और राज की बात बताता हूँ। दरअसल 1952 में एक जूलियस नाम के पुलिस ऑफिसर ने नंदिनी की बेटी यानी कि रिया की मां को गोद लिया था। इन शॉर्ट नंदिनी ही रिया की नानी है। अब रिया समझ जाती है कि उसके सपनों में दिखने वाली औरत वो खुद नहीं बल्कि उसकी नानी नंदिनी है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। तभी हम कालिंदी को देखते हैं जिसके सामने दो लड़कियां खड़ी थी और वो उन दोनों लड़कियों को अयस्त मंडल में लेकर आई थी। दरअसल इन दोनों के बीच में महायोद्धा होने की प्रतियोगिता होने वाली है। अब इन दोनों को बहुत देर तक अंगारों पर खड़ा होना था, लेकिन उनमें से एक लड़की अपनी हार मान लेती है और दूसरी लड़की बिना किसी शिकन के अंगारों पर खड़ी रहती है और ये प्रतियोगिता जीत जाती है। इस लड़की का नाम है मोक्ष और मोक्ष ही अब यस्त की महायोद्धा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम मोक्ष को देखते हैं। दोस्तों, मोक्ष ही वो नकाबपोश कातिल है जो लोगों को मार रही है। दूसरी तरफ विक्रम अपने पिता विश्वनाथ जी के साथ बातें कर रहा था क्योंकि अब वो वापस दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन विक्रम उनको मना कर देता है। फिर गुस्से में इन दोनों बाप बेटा के बीच में बहस होने लगती है और गुस्से में आकर विक्रम के पिता ऊपर चले जाते हैं। अब मोक्ष का अगला शिकार था विक्रम और वो चुपके से उसके घर पर पहुंच जाती है। फिर वो विक्रम को बेहोश करती है और एक बोरे में भरकर कहीं ले जाने लगती है। तभी विक्रम के पिता उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर नीचे आ जाते हैं और पूरे घर में विक्रम को ढूंढने लगते हैं। फिर जब विक्रम उनको कहीं नहीं मिलता तो वो अनन्या के पास कॉल करते हैं। दूसरी तरफ रिया भी विक्रम को बार बार फोन कर रही थी, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। तभी अनन्या विक्रम के लापता होने की न्यूज रिया को बताती है और फिर रिया पूरी पुलिस फोर्स को लेकर विक्रम को ढूंढने में लग जाती है क्योंकि उसको शक था कि शायद अगला नंबर विक्रम का हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर प्रद्युत वेंकट की मां मैथिली का पता लगा लेता है जिसकी लोकेशन वरुणा जंगल की ही थी। फिर वो मलिक को साथ लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर एक बहुत ही पुराना सा घर है। फिर जब वो घर के अंदर जाते हैं तो वहां उनको रुक्मिणी की तस्वीर मिलती है, लेकिन इनको रुक्मिणी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ सीसीटीवी की हेल्प से रिया को पता चल जाता है कि कातिल विक्रम को एक छोटे ट्रक में डालकर अपने साथ ले गया है। फिर पूरी पुलिस फोर्स उस ट्रक को ही ढूंढने में लग जाती है। तभी रिया को उस ट्रक की लोकेशन पता चल जाती है जो कि वरुणा जंगल के जल विहार में था। फिर रिया राजेश नाम के एक ऑफिसर के साथ उस जल विहार की तरफ जाने लगती है और वहां पहुंचकर उनको वो ट्रक मिल जाता है, लेकिन उस ट्रक में विक्रम था ही नहीं। तभी रिया उस जल विहार के अंदर जाने लगती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है राजेश बाहर से जल विहार का ढक्कन बंद कर देता है और फिर ये बात फोन पर किसी को बताने लगता है कि मैंने उसको अंदर बंद कर दिया है। अब रिया वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। तभी उसको अंदर से एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उस रास्ते में करंट होने के कारण रिया बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मलिक रुक्मिणी की तस्वीर लेकर जिमी के पास जाता है और पूछता है कि ये कौन है। जिमी बताते हैं कि ये रुक्मिणी भारद्वाज है। दूसरी तरफ जल विहार में हम रुक्मिणी जैसे कपड़ों में एक औरत को देखते हैं और ये औरत कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी जो कि रुक्मिणी भारद्वाज की पोती है और आज वो इस पंथ की मुखिया भी है। दोस्तों, ये जल विहार आय स्थल से कनेक्टेड है और यहाँ पर अनन्या के साथ साथ विक्रम, मोक्ष, मैथिली और यंत्र चलाने वाला आदमी भी मौजूद थे। फिर अनन्या उसको बताती है कि कविता ने यष्ट को बनाने के लिए अपना बलिदान दिया था। अकेली कविता ने नहीं बल्कि और बहुत सारे लोगों ने अपना बलिदान दिया था और ये सब यष्ट भगवान की मर्जी थी। अब आखिरी बलिदान तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें याद है ना, ठीक 2 साल पहले तुम मौत से बच गए थे। उस दिन तुमने मौत को धोखा दे दिया था, इसलिए यष्ट ने तुम्हें चुना है। अब तुम्हें तो अपना बलिदान खुशी खुशी दे देना चाहिए। लेकिन ये बात सुनकर विक्रम चिल्लाने लगता है। फिर अनन्या कहती है तुम ऐसे नहीं मानोगे, वो देखो तुम्हारी माँ जो 22 साल पहले गायब हो गई थी। फिर विक्रम देखता है कि उसकी माँ वहीं पर मौजूद है
जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। अब कहानी 22 साल पीछे जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब वसुधा अपने बेटे पवन की सलामती के लिए वरदान मांगने के लिए आई तो वरदान मांगने के बावजूद भी पवन बेहोश ही था। फिर वसुधा उस आदमी के पीछे पीछे अंदर जाने लगती है और अंदर जाकर रुक्मिणी से मिलती है। फिर रुक्मिणी उसको बताती है कि वरदान मांगने से पहले ही तुम्हारा बेटा मर गया था, इसलिए अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती और वरदान पूरा होने तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जब वसुधा को पता चलता है कि ये मेरा बेटा विक्रम है तो वो उसको पहचानती ही नहीं। फिर अनन्या वसुधा को कहकर विक्रम को एक इंजेक्शन लगवाकर बेहोश कर देती है। फिर वो विक्रम का खून निकालकर यस्त के शरीर में डालने लगती है और ये था यस्त का आखिरी पड़ाव। दूसरी तरफ रिया को भी अब होश आ चुका था। फिर वो भागते हुए आज स्थल में जाने लगती है और जैसे ही अनन्या को देखती है तो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मोक्ष उसको रोक लेती है और मारने लगती है। तभी वहाँ एक अजीब बात होती है। मैथिली देखती है कि यस्त की बॉडी विक्रम का खून लेने में असमर्थ है, क्योंकि वसुधा का 22 साल पुराना अधूरा वरदान आज सफल हो रहा था, क्योंकि उसने अपने बेटे को बचाने का वरदान मांगा था। अब एक बेटा तो वरदान मांगने से पहले ही मर गया था, इसलिए वो वरदान अब दूसरे बेटे पर काम करेगा। तभी विक्रम को जैसे ही होश आता है तो वो नीला मणि चमकना बंद हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर अनन्या बहुत गुस्से में आ जाती है और वसुधा को कहती है कि तेरे इस वरदान की वजह से मेरी सालों की मेहनत बेकार हो गई। तू अपने बेटे को बचाना चाहती थी ना, देखती हूँ अब इसको कौन बचाएगा। फिर जब वो विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो रिया उसको रोक लेती है और उसके गले में चाकू मार के उसे खत्म कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे अनन्या की नानी रुक्मिणी ने रिया की नानी नंदिनी को मार डाला था। इतने में विक्रम को भी होश आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ क्या बकवासबाजी चल रही है। अब इस घटना को कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मोक्ष को अब जेल हो गई थी और विक्रम की मां वसुधा अब उसी के साथ रहने लगी थी। तभी रिया अपने सीनियर ऑफिसर को मंडाला मर्डर्स की रिपोर्ट सबमिट करवाती है और बताती है कि इस तरह के कल्ट से कई सारे लोग जुड़े होते हैं और हमें उन सभी लोगों को ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक मैं इस कल्ट का पूरी तरह से सफाया नहीं करती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कोई शख्स जेल में मोक्ष से मिलने के लिए जाता है और मोक्ष उसको देखकर मुस्कुराने लगती है और इसी के साथ मंडाला मर्डर्स का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इसका सेकंड सीजन आने वाला है, इसलिए अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट कर दें। जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा मैं उसको लेकर हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।